Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about William Wordsworth. It is third video on him. टिंटन एबे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, लंदन 1802, डैफोडिल्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इट्स द थर्ड वीडियो ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ. तो आज चलते हैं, देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. लेट अस सी सॉनेट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ. ही रोट 523 सॉनेट्स, एमॉन्ग देम बेस्ट आर. इन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे? 523. द ह्यूज नंबर ऑफ सॉनेट, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, बिकॉज 523 को देखेंगे तो इट विल बी, पता नहीं क्या होगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा. तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनके सॉनेट्स है. ग्रीव फॉर बोनापार्ट करके है, वेस्टमिंस्टर ब्रीज है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, टू मिल्टन जिसका सेकेंड टाइटल है लंदन 1802. एक्चुअली ये लंदन 1802 के रूप में ही फेमस है और इसका दूसरा टाइटल टू मिल्टन है, तो इस रूप में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अपॉन द एक्सटिंक्शन ऑफ वेनिसियन रिपब्लिक. ये सारे जो सोनेट्स ऊपर बताए गए वो सभी 1802 में लिखा गया है. ये रिटेन डेट है, पब्लिश डेट नहीं है. द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस 1806 में ये लिखा गया है और पब्लिश्ड हुआ है ये सेकेंड वॉल्यूम में. जो पोएम, इनके पोएम और सेकेंड वॉल्यूम वाली पोएम है उसमें पब्लिश्ड हुआ है 1807 में. तो ये रिटेन डेट है, ध्यान रखिएगा. सब्जुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड 1807 में. कन्वेंशन ऑफ सिंट्रा 1808. ऑन द डिपार्चर ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट 1831. द रिवर डडन, ये जो रिवर डडन सोनेट है ये सोनेट्स की सीरीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट की सीरीज़ है ये. 1820 में आता है. म्यूटेबिलिटी पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ एक्लेजियास्टिकल सोनेट्स इन 1821. इनका सोनेट का एक और जो कलेक्शन है वो आता है एक्लेजिस्टिकल सोनेट्स करके 1821 में, उसमें पब्लिश्ड होता है म्यूटेबिलिटी. और ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो टू मिल्टन है वो उसका एक और टाइटल है लंदन 1802. ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इस सोनेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807. वर्ड्सवर्थ का एक और पोएम का कलेक्शन आता है 1807 में जिसका टाइटल है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम शामिल है, देख लेते हैं कौन कौन से पोएम्स है. रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड और डेफोडिल्स. आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड का सेकेंड टाइटल डेफोडिल्स से. माई हार्ट लिफ्ट्स अप, इसका सेकेंड टाइटल द रेनबो है. ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर. एलिजिक स्टेंजास कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सेप्टेम्बर 3, 1802. लंदन 1802, जो लंदन 1802 सोनेट है वो भी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आता है. द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये भी इसी वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कौन कौन सी वर्ड्सवर्थ के जो पोएम है वो शामिल है. तो प्लीज़ रिकॉल दिस. अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है 1810 में. गाइड टू द लेक्स 1810. टू द कुकू, एक्चुअली टू द कुकू को लेकर थोड़ा सा डेट क्लियर नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पे दिया नहीं है. द एक्सकर्जन 1814. एक्सकर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है और एक्चुअली इसके बाद इन्होंने जो द रेक्लूज पोएम है उसको भी प्लान किया था लिखने के लिए और उसी का ये सेकेंड पार्ट है. ऐसा कहा जाता है कि द प्रिल्यूड, एक्सकर्जन और रेक्लूज इन्हीं का ये सब एक ही पार्ट के हैं, मतलब ये अलग अलग पार्ट है एक ही वर्क के. और जो द प्रिल्यूड है उसका 2 पार्ट है, द एक्सकर्जन एंड द रिक्लूज. तो द एक्सकर्जन कब आता है? 1814 में. बहुत ही सीक्वेंस में इनके वर्क, इसको रिकॉल करिएगा, सीक्वेंस पूछ सकता है. लोडामिया 1815 में पब्लिश्ड होता है और 1845 में भी पब्लिश्ड होता है. द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन 1815 में. पीटर बेल 1819. एक्लेजियास्टिकल स्केचेस 1822. देखिए इसमें 1822 भी कंसिडर करेंगे और 21 भी. यारो रिविजिटेड 1831. सोनेट्स 1838. द प्रिल्यूड 1850 जो कि इनके डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है. 1850 में इनकी डेथ होती है, उसके बाद पब्लिश्ड होता है. द प्रिल्यूड कौन पब्लिश कराता है? इनकी वाइफ मैरी हचिनसन. टाइटल भी कौन देता है? इनकी वाइफ ही टाइटल देती हैं.
और बहुत इनके डेथ के बहुत दिन बाद जाके, बहुत सालों बाद जाके पब्लिश्ड होता है द रेक्लूज 1880 में। टिंटन एबे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। Also known as lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye Valley during a tour in July 13, 1798। टिंटन एबे का पूरा टाइटल इतना लंबा है तो इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो टिंटन एबे के नाम से तो फेमस ही है और साथ में लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स है, वो इतने लंबे टाइटल के साथ भी ये फेमस है। ये पोएम लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिरिक पोएम है, आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है और ये जो पोएम है मोनोलॉग के फॉर्म में है बिकॉज इसमें जो पोएट वर्ड्सवर्थ हैं वो बातें करते हैं और वहाँ पे कोई और बोलने वाला नहीं होता है। मोनोलॉग के फॉर्म में वो बातें करते रहते हैं, कभी अपने आप से बात करते हैं, कभी नेचर से बात करते हैं, कभी अपनी सिस्टर से बात करते हैं और नेचर सिस्टर सब लोग सिर्फ लिसनर हैं और बोलने वाले जो स्पीकर है ओनली द पोएट वर्ड्सवर्थ। कंपोज्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द फॉल ऑफ बेसाइल एट द कमेंसमेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको इन्होंने कब लिखा था? बेसाइल का जब फॉल हुआ था उसी के एनिवर्सरी में इन्होंने कंपोज किया था इस पोएम को और वहीं से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्ट हुई थी। टिंटन एबे प्रेजेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी as the solution to mental, political and social disconnection। टिंटन एबे जो है वो नेचुरल ब्यूटी के एब्जॉर्प्शन को प्रेजेंट करता है कि इंसान नेचुरल ब्यूटी के प्रति कितना कनेक्टेड हो सकता है और दैट इज़ अ सॉल्यूशन। किसके लिए सॉल्यूशन है? मेंटल, पॉलिटिकल और सोशल जो डिसकनेक्शन है उसका एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को दिखाया जाता है कि वो जो मेंटली क्या हो जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं और फिर जाकर किससे कनेक्ट हो जा रहे हैं? नेचर से कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो टिंटन एबे में पूरा नेचर के बारे में बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से इन्होंने प्रेजेंट किया है नेचर को और कैसे इनका कनेक्शन है या ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन कैसे नेचर के साथ हो सकता है और नेचर के साथ कनेक्शन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब चीज़ इन्होंने प्रेजेंट किया है। मेंटल, पॉलिटिकल, सोशल डिसकनेक्शन को भी प्रेजेंट किया गया है कि जब ये नेचर के साथ बिल्कुल खो गए थे तो इनका डिसकनेक्शन हो गया था पॉलिटिकल और सोशल जो है उस वहाँ से। ये जो पोएम है पब्लिश्ड हुआ था लिरिकल बैलेड की फर्स्ट एडिशन में 1798 में। तो इसको पहले भी बताया जा चुका है पीछे के वीडियोस में, तो प्लीज़ इसको रिकॉल करिएगा क्योंकि टिंटन एबे वो पोएम है जो कि लिरिकल बैलेड जो 1798 की सीरीज़ थी उसके लास्ट में ये पोएम पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट में किसकी पोएम थी? कॉलरिज की पोएम थी। कौन सी? द राइम ऑफ ए सेंट मॉरिनर। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस 1807। अब देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। ये एक सोनेट है। इट इज़ अ सोनेट पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। तो ये एक सोनेट है और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश्ड होता है 1807 में, पीछे बताया जा चुका है। इन इट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल होगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। एक्चुअली यहाँ पे इस पोएम के सोनेट के थ्रू वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लैंड के लोगों के बारे में कि कैसे वहाँ पे जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो लोग कितना ज़्यादा मटेरियलिज्म में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और इस वजह से लोग क्या हो जाते हैं, मटेरियलिज्म में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि वो नेचर से दूर हो जाते हैं। तो इसी पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि लोगों को कितना ज़्यादा लालच हो गया है कि लोगों को हर वक्त बस धन दौलत की पड़ी हुई है और नेचर से बिल्कुल दूर हो गए हैं। It reflects his view that humanity must get in touch with nature to progress spiritually। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि लोगों को क्या होना चाहिए, नेचर के साथ टच में रहना चाहिए। अगर नेचर के साथ टच में होंगे तभी जो ह्यूमैनिटी है उसका डेवलपमेंट होगा, मानवता का विकास होगा। किस बेस पे? स्पिरिचुअल बेस पे मानवता का प्रोग्रेस होगा अगर लोग ह्यूमन बीइंग नेचर से कनेक्ट रहेंगे तो। Like most Italian sonnets, its 14 line is written in iambic pentameter।
देखिए जो सोनेट्स होते हैं जनरली iambic पेंटामीटर में लिखे जाते हैं, उसमें इटालियन सोनेट तो लिखे ही जाते हैं और 40 लाइन्स में होती है सोनेट। सोनेट क्या होती है? एक 40 लाइन्स की पोएम होती है। दिस इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट यूज द लास्ट 6 लाइन्स स्टेट टू आंसर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव। देखिए जो सोनेट्स होते हैं, 3 तरह के सोनेट्स होते हैं। इटालियन सोनेट्स होते हैं, फिर इंग्लिश सोनेट होते हैं, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, और स्पेंसरियन सोनेट होते हैं। तो इटालियन सोनेट में क्या होते हैं, जो टोटल 14 लाइन्स होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 8 लाइन्स का पार्ट होता है जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और जो लास्ट 6 लाइन के लाइन होते हैं उसे सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव में क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को एक्सपोज किया जाता है और जो सेस्टेट होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है। तो इस सोनेट में भी यही चीज़ वर्ड्सवर्थ ने बताने की कोशिश की है। एक्चुअली सोनेट्स में जनरली प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं एंड उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ABBA CDC DCD। जनरली पेट्रार्कन सोनेट्स की राइमिंग इसी तरह से होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस के बारे में आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने हैं, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस का जो ओपनिंग लाइन है सेम टाइटल ही है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये ओपनिंग लाइन है। इसकी एंडिंग लाइन क्या है? और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस पोएम का या इस सोनेट का ओपनिंग लाइन क्या है, एंडिंग लाइन क्या है। तो आप लोग देख लीजिए, ओपनिंग लाइन टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, एंडिंग लाइन ओ हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज, और एंडिंग ऑफ ऑक्टेव, जो ऑक्टेव यानी कि पहला जो 8 पार्ट है उसकी एंडिंग किस लाइन से होती है? स्टार्ट तो वही होगा द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस से, लेकिन एंडिंग किससे होता है? फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी। और जो सेस्टेट की ओपनिंग होती है वो होती है इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। तो थोड़ा सा ये 2-4 लाइनें आपके काम आ सकते हैं, प्लीज़ रिकॉल दिस। ट्राइटन वर्ड जो आया है उसका मतलब होता है माइनर सी गॉड। ट्राइटन क्या होता है? वो माइनर सी गॉड होता है, समुद्री देवता होते हैं, छोटे समुद्री देवता। एक और फ्रेज यूज हुआ है इस पोएम में, शॉर्डेड बोन, उसका मतलब होता है अ मीन गिफ्ट। मीन गिफ्ट का मतलब कि वैल्यूलेस। प्रोटियस क्या है? सी स्पिरिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको याद कर लेंगे, इससे आप पोएम को रिकॉग्नाइज करने में आपको आसान रहेगा। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सिमली का यूज हुआ है, लाइक का है तो सिमली का यूज हुआ है। दिस सी दैट बियर्स हर बॉसम, यहाँ पे सी को, समुद्र को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, एक फीमेल के रूप में यूज कर लिया गया है। समुद्र को क्या बोला गया है कि वो सी इज अ फीमेल एंड सी हैज बियर्स हर बॉसम। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, लंदन 1802 और टू मिल्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है। थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पब्लिश्ड होता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। पेट्रार्कन सोनेट है, इसकी राइम स्कीम ABBA CDD ECE, याद रखेंगे। द पोएम इज रिटेन इन सेकेंड पर्सन। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि वर्ड्सवर्थ का वो कौन सा पोएम है जो सेकेंड पर्सन में लिखा गया है। तो यू हैव टू रिकॉल लंदन 1802 और टू मिल्टन एंड एड्रेस द प्यूरिटियन पोएट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पे इन्होंने लिखा है, उन्हीं को एड्रेस किया है। द मेन थीम्स आर कल्चरल डिक्लाइन, द पावर ऑफ द सोल, लिटरेरी गाइडेंस। इस पोएम का मेन थीम क्या है? कल्चरल डिक्लाइंस। इंग्लैंड का जो कल्चरल बेस पे डिक्लाइन हो रहा है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, और जो सोल की पावर होती है, आत्मा की पावर होती है, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है। साथ ही लिटरेरी गाइडेंस की भी इन्होंने डिमांड की है। किससे डिमांड किया है? जॉन मिल्टन से। कुछ डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, वो कौन कौन से? एपिस्ट्रॉफी, मेटाफर, मेटोनिमी, इंजैम्पमेंट, सिंबल्स एक्सेट्रा का यूज हुआ है यहाँ पे। वर्ड्सवर्थ यूज्ड प्लीडिंग एंड प्रेजिंग टोन। वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट में प्लीडिंग और प्रेजिंग टोन दोनों ही यूज किया है। प्लीडिंग टोन किसके लिए यूज किया है? कि जो इंग्लैंड है उसका कल्चरल क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो वहाँ इन्होंने क्या किया? प्लीडिंग टोन का यूज किया है। और प्रेजिंग टोन का यूज किसके लिए किया है? मिल्टन के लिए। जब इन्होंने मिल्टन की का मेंशन किया है तो उनकी तारीफ की है, तो उनके लिए
प्रेजिंग टोन का यूज़ किया है। ही इज़ प्लीडिंग मिल्टन्स आइडियोलॉजीज टू सेव इंग्लैंड एंड इट्स सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, प्लीड की है किससे, मिल्टन से कहा है कि भाई आप मिल्टन की जो आइडियोलॉजी है वही अब इंग्लैंड को और इंग्लैंड की सोसाइटी को बचा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड और इंग्लैंड की जो सोसाइटी उसका कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है। वहाँ पे कल्चर के नाम पे कुछ भी नहीं रह गया है, बस लोग पैसा धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। तो ये रिकॉल करते हैं कि मिल्टन की आइडियोलॉजी ही एकमात्र वो चीज़ है जो इंग्लैंड को बचा सकता है। दिस पोएम इज़ लाइक अ कॉल फॉर हेल्प। एक्चुअली इस पोएम में इन्होंने मिल्टन से एक हेल्प मांगा है कि भाई तुम आज जिंदा हो जाओ, या फिर तुम आज जिंदा रहते तो इंग्लैंड की ये दशा ना होती। इसकी ओपनिंग लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो यू शुड रिकॉल कि ये किस सोनेट से है और किसने लिखा है। एंडिंग लाइन, द लोलिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। क्या है, द लोलिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। तो लोलिस्ट ड्यूटीज, ये वर्ड याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि ये किसकी एंडिंग लाइन है। नेक्स्ट पोएम इज डैफोडिल्स और आई वॉन्डर्ड एज ए लॉनली क्लाउड इज अ लिरिक पोएम। डैफोडिल्स का जो सेकेंड टाइटल है, आई वॉन्डर्ड एज ए लॉनली क्लाउड, ये एक लिरिक पोएम है। 15 अप्रैल 1802 में इन्होंने लिखा था। वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। तो 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ कहीं घूमने, कहीं वॉक पे जाते हैं, तो उन्हें डैफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट मिलती है, मतलब बहुत दूर तक डैफोडिल्स के फ्लावर्स खिले होते हैं, इतने ज़्यादा खिले होते हैं और काफ़ी दूर तक खिले होते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैं उसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतने सारे डैफोडिल्स इकट्ठे इतने दूर तक, जितनी दूर तक उनकी नज़र पहुंच सकती थी उतनी दूर तक डैफोडिल्स ही दिख रहा था चारों तरफ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी डैफोडिल्स शाइड बाय द लेक। द पोएम इज सिंपल, depicting the poet's wandering his discovery of the field of daffodils by a lake। पोएम सिंपल वे में नेचर पे बेस्ट ये पोएम है। इसमें पोएट्स की वॉन्डरिंग को डिपिक्ट किया गया है और कैसे वो जब टहल रहे होते हैं, वॉक पे होते हैं, तो झील के किनारे, लेक के किनारे इनको क्या मिलता है, डैफोडिल्स के झुंड मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक डैफोडिल्स फैले होते हैं। द मेमोरी ऑफ विच प्लीजेस हिम एंड कम्फर्ट्स हिम। और जब लेटर ऑन उस जगह को घूमने के बाद ये जब अपने घर वापस जाते हैं तो उसकी जो यादें हैं वो हमेशा उन्हें प्लीज़ करती है और उनको कंफर्ट्स देती है। When he feels lonely, bored and restless। तो एक बार जब आप कभी किसी खूबसूरत जो नेचुरल प्लेसेस है वहाँ पे चले जाओ तो उसकी मेमोरी हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाती है, और जब कभी आप अकेले होते हैं, बोर होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तो आपको यादें क्या होते हैं, ये आती हैं आपके माइंड में, वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो सेम थिंग हैपन हियर विथ वर्ड्सवर्थ। जब वो डैफोडिल्स के फील्ड को देखते हैं, घूमते हैं, और फिर उसके बाद जब कभी वो फ्यूचर में अकेला होते हैं, बोर होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तो उन्हें वो डैफोडिल्स की यादें आ जाती हैं और उन्हें वो प्लीज़ करती हैं, कंफर्ट्स देती हैं उनके उस टाइम में। द टोन ऑफ द पोएम इज़ जॉयफुल एंड एक्साइटिंग। डैफोडिल्स जो पोएम है इसका जो टोन है जॉयफुल और एक्साइटिंग है। क्यों? क्योंकि जॉयफुल इसलिए कि वो खुश हो जाते हैं उस डैफोडिल्स को देखकर, और एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में उनको डैफोडिल्स नज़र आता है कि बहुत दूर तक भी देखते हैं तो उनको बस डैफोडिल्स ही नज़र आता है। इट इज़ आयरनिक हाउ द पोएम एक्सेसरेट्स द लॉनलीनेस ऑफ द पोएट। थोड़ा सा इस पोएम में आयरनिक टोन को भी यूज़ किया गया, आयरनिक वे को यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि जो पोएट हैं उनके अकेलेपन को कितना मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आयरनिक है। इसकी ओपनिंग लाइन क्या है, आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड, जो इसका सेकेंड टाइटल है वही इसकी ओपनिंग लाइन है। एंडिंग लाइन, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तो क्लियर हो गया ओपनिंग और एंडिंग लाइन। ओपनिंग लाइन क्या है, पोएम का सेकेंड टाइटल है, और एंडिंग लाइन पोएम का फर्स्ट टाइटल है। तो याद रखेंगे, आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड। यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि वो एक क्लाउड की तरह अकेले घूम रहे थे।
फिर से और तभी उनको डैफोडिल्स के बहुत बड़े फील्ड नज़र आया। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है, दोनों ही मतलब जो लाइन है वो टाइटल है पोएम के। एक डैफोडिल्स टाइटल है, उसे दूसरा टाइटल है आई वॉन्डर लॉन्ली एज ए क्लाउड। स्टेंजा 4 स्टेंजा की पोएम में, और हर स्टेंजा कितने लाइन्स की है? 6 लाइन्स की है। 6 लाइन्स में सेस्टेट। टोटल 24 लाइन्स हुए। आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। राइम स्कीम इसका है, इच स्टेंजा में जो राइम स्कीम का पैटर्न है वो ABA BCC, मतलब ABAB CC, ये इनका राइमिंग पैटर्न है हर स्टेंजा का। और एंडिंग होता है राइमिंग कपलेट से। जो CC दिखा रहा है वो कपलेट दिखा रहा है और राइमिंग कपलेट होता है। फर्स्ट 3 स्टेंजास ऑन द एक्सपीरियंस एट द लेक एंड द लास्ट वन ऑन द मेमोरी ऑफ दैट एक्सपीरियंस। देखिए 4 स्टेंजा है। 4 स्टेंजा में जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज है उसमें क्या बताया गया है? उस लेक के आसपास जो भी उनको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। और जो लास्ट स्टेंजा है वो उस अनुभव से जो उनकी यादें बनी, मेमोरी बनी, उसके बारे में बताता है। मतलब 3 स्टेंजा उन्होंने उस जगह में रहते हुए जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके बारे में ये लिखते हैं। और जो लास्ट स्टेंजा, जब ये वहाँ से चले जाते हैं और इनको उस एक्सपीरियंस के बेस पे उनको जो मेमोरी आता है, रिकॉल करते हैं, तो वो लिखते हैं। इट्स क्लियर। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा आपका। कुछ उससे नहीं घटने वाला है, लेकिन उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ डू दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।